गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मैथ्स चैनल में, जिसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल के नेक्स्ट पार्ट को आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था क्वाड्रिलेटरल के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में बता चुका हूँ आपको, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में। इतना सब पढ़ने के बाद आपको ज़रूर कुछ फील हुआ होगा कि हाँ, ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके आसपास में कोई इस तरह का स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ पा रहा है, लॉकडाउन में किसी वजह से उसके टीचर नहीं आ पा रहे हैं पढ़ाने, तो आप क्या करें, ये वीडियो उसको शेयर करें, उससे बताएं कि हाँ, ये वीडियोज़ हमारे लिए हेल्पफुल है, मैं तो देखता हूँ इसे, तुम भी देखो, देख के एक बार ट्राई करो, अगर अच्छा लगे तो रेगुलर क्लास किया करो। फ्री की क्लासेज है, कुछ पैसे तो देने नहीं हैं, इसलिए वीडियो को आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। और जुड़ने का मतलब क्या है कि सबको मेरा मेहनत जो है जितना ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा मेरे लिए, उतनी ही गर्व की बात होगी, मैं उतना ही अच्छा फील करूँगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरा मेहनत सही जगह पे जा रहा है, सही काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़बरदस्त है वाकई, क्योंकि जब भी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता ही होता है, बच्चा सोच ही नहीं पाता है कि क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ O is a point within a quadrilateral ABCD so that OA plus OB plus OC plus OD greater than AC plus BD। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है और मैं ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। अब देखिए इसमें कैसे आप बनाइएगा। सबसे बड़ी बात ये है, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं कुछ समय भी देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। जब लगेगा कि नहीं बनेगा तो हम लास्ट में इसको बता दूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चाहता हूँ, पता तो चले कि क्वेश्चन बनने योग्य है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक एंगल सम प्रॉपर्टी छूट गया है, उससे मैं पहले प्रूव करा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए तो बुक की जरूरत नहीं है, बुक रख देता हूँ। प्रूव दैट, ये थ्योरम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? द सम ऑफ द एंगल्स, और इसी को और करके लिखा जा सकता है, और प्रूव दैट द sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, यही प्रूव करना है कि 360 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होना चाहिए किसी भी तरह का, ये नहीं कि आप उसको देखने में बना दीजिए कि हाँ पैरेललोग्राम है, ये तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे बनाऊं मैं इसे, ऐसे कर देता हूँ क्या। गिवन क्या होगा, थ्योरम प्रूव करने का 4 स्टेप है, मैक्सिमम, मिनिमम 3 है। गिवन में लिखते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, तो मुझे प्रूव करना है कि A प्लस B प्लस C प्लस D का जो वैल्यू होगा वो 360 होगा।
तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन करने से क्या फ़ायदा होगा, दो ट्रायंगल बन जाएगा, ज्वाइन AC। और अब ट्रायंगल का एंगल सब प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए हमने इसे ट्रायंगल में बदल दिया। ट्रायंगल करके प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। देखिए एंगल को अगर आप 1 2 3 4 कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसे हमने 1 2 3 4 कर लिया। इन ट्रायंगल ABC में आप क्या लिखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 180 हो जाएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। आगे चलते हैं, एक और दूसरा ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल ADC। तो इसमें क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 का वैल्यू 180 होगा। इक्वेशन 2 हो गया। दो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है और हम देख रहे हैं कि हमको 360 चाहिए और मेरे पास 180 दो जगह है, मतलब दोनों को प्लस करने से ही 360 मिलेगा, इसलिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, ऐड कर रहा हूँ। लेफ्ट में ऐड होता है, राइट में ऐड होता है। इससे पहले मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट में ऐड होता है, राइट में ऐड होता है। जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट से घटता है, राइट से घटता है। मल्टीप्लाई में भी वही होता है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस B प्लस 3 प्लस 2 प्लस B प्लस 4 इक्वल टू 180 प्लस 180, इसका वैल्यू 360 हो रहा है। इसमें जो कंप्लीट एंगल है पूरा है, उसको एक साथ लिखिए। आपको मालूम है कि एंगल ए बनाने के लिए 1 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं। एंगल ए के बाद हमें एंगल बी चाहिए, बी हमारे पास अवेलेबल है। बी के बाद सी चाहिए, सी के लिए 3 और 4 चाहिए, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 और यहाँ 4, और उसके बाद डी है। तो आप समझ गए कि 1 2 को मिला देंगे तो ए आएगा, ये बी आ गया, 3 4 को सी आ गया और ये डी आ गया, इज इक्वल टू 360। प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आया, ये जो इजी सा थ्योरम मैंने बताया, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, वो नेक्स्ट है फॉर एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 360 होता है, ठीक है। 360 ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360। क्वाड्रिलेटरल का भी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360, ठीक है। तो एक्सटीरियर सबका फिक्स है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360। तो ईच एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई एन। एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। तो क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 6, तो आंसर होगा 360 बाई 6, 60 डिग्री। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेगुलर पॉलीगन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका साइड इक्वल होता है, जिसका एंगल इक्वल होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, जिसका ऑल एंगल इक्वल होता है। जैसे कि स्क्वायर, चारों साइड बराबर, चारों एंगल बराबर। जैसे कि यूक्लिप्टल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर। जैसे कि रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ठीक है। रेगुलर रेक्टेंगल रेगुलर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चारों साइड बराबर नहीं है, चारों एंगल तो बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन 360 बाई 6, तो 60 डिग्री आ जाएगा। रेगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बार बार रेगुलर लिख नहीं रहा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, आगे देखते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल तो आपको पता हो गया, और सम ऑफ एक्सटीरियर भी पता हो गया। इंटीरियर की बात कर लेते हैं। सम ऑफ
इंटीरियर एंगल। एक चीज तो मैं अब ये प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ, तब इंटीरियर को डिस्कस करूंगा। एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, पहले मैं उसे प्रूफ करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ the exterior angles of triangle is 360 डिग्री। तो हमने पहले एक ट्रायंगल बना लिया, ये मेरा एक ट्रायंगल है। अब हमको एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो हर एक साइड को एक एक बार बढ़ाना होगा। तो हमने इस साइड को एक बार इधर बढ़ा दिया, तो हमने इस साइड को एक बार इधर बढ़ा दिया। तो जब ये साइड इधर बढ़ ही गया, ये बढ़ गया तो कौन है ये, तो ये इधर बढ़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल बना आपका यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z, और यहाँ 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखिएगा कि x प्लस एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा, 180 होगा। y प्लस एंगल 1 क्या होगा, 180 होगा। z प्लस एंगल 3 क्या होगा, 180 होगा। 1 2 3 ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें मिलता है x प्लस वाई प्लस जेड 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 540। अब देखते हैं 1 2 3 तो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में 180 होता है। तो 1 2 3 को 180 से रिप्लेस कर दिए। 540 से 180 आया, कितना आ गया 360। एक्स वाई जेड क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आपने देखा है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 हुआ, ट्रायंगल का है। अब मैं क्वाड्रिलेटरल का भी बताता हूँ। तो फिर से हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो हमने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल, ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ, क्या इसको सीधा करके क्योंकि मैं क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि उसमें क्वाड्रिलेटरल वाली ही फीलिंग्स आए, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल वाली नहीं है, ठीक है। ये है हमारा। तो हमने शुरू कर दिया, एक एक साइड को बढ़ा देना है। तो हमने सबसे पहले इस साइड को बढ़ाया है इधर, इसके बाद इसका नंबर है इधर, इसके बाद इसका नंबर है इधर, इसके बाद इसका नंबर है, भर गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये एक्सटीरियर सी है और ये एक्सटीरियर डी है, और अंदर हमने लिखा है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है, होने वाला है कि ए प्लस एंगल 4 का वैल्यू 180 होगा स्ट्रेट लाइन के कारण, बी प्लस एंगल 3 भी 180, वैसे सी प्लस एंगल 2 भी 180 और डी प्लस एंगल 1 भी। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन हो गए 4। अब हम इन चारों ही इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो हमें मिला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 184 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और अभी अभी हमने प्रूव किया था कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर का जो 4 एंगल होता है उसका सम 360 होता है। तो हमने इसके बदले में 360 भर दिया, और ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 360 इक्वल टू 720 उधर जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ रहा है,
720 में से 360 घटा लीजिए, 360 आ रहा है। तो आपने देखा कि ट्रायंगल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है और क्वाड्रिलेटरल के भी है, तो इसलिए मैंने लिखा दिया है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आता है 360। चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कुछ भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, each exterior angle of polygon having side 3 इक्वल टू क्या होगा 360/3 120। एक और having side 4 360/4 90 डिग्री। अगर यहाँ 5 होगा तो 360/5 72 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ रहा है एंगल का वैल्यू घट रहा है, एंगल का वैल्यू घट रहा है। तो इसके हेल्प से मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है, तो 120 डिग्री हो सकता है, मिनिमम का कह नहीं सकते। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है वो कौन ऐसा पॉलीगन है, उस पॉलीगन में कितना साइड है जिसका ईच एक्सटीरियर मैक्सिमम है। तो आपने देखा कि ईच एक्सटीरियर 120 है, 90 है, 72 है, तो 120 ज़्यादा है और पॉलीगन का साइड कितना है 3। बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब इंटीरियर एंगल के बारे में अब हम बात करने वाले थे। सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर। तो ट्रायंगल में हमने देखा कि 3 एंगल का सम 180 होता है और अभी देखा तो 4 एंगल का 360, मतलब बढ़ रहा है, ये फिक्स तो नहीं है एक्सटीरियर की तरह। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हो गया, इसे हम लिखने का कोशिश करते हैं। फॉर साइड 3 कितना होता है 180। तो आप देखते हैं कि 3, अगर हम नंबर ऑफ साइड को n से डिनोट करें तो इस 180 कैसे लाया जाए, तो 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं 3 को 60 से, तो 180 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 60, तो ये 3 आ जाए, तो 3 को हम n से रिप्लेस कर देते हैं n इंटू 60। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकालने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो n इंटू 60 आया। ठीक है, लेकिन जब 4 साइड होगा तो 4 साइड का तो 360 होता है, तो ये n इंटू 60 मतलब 4 इंटू 60 240 यहाँ पे फेल हो गया, ये फॉर्मूला सुटेबल नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो चलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाता हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि कहीं आ जाए। तो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 2n माइनस 4 इंटू 90। n का मतलब आपको पता है कि होता है नंबर ऑफ साइड्स। 2n माइनस 4 इंटू 90, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं। और n इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90,
6 में से 4 गया 2 गुना 90 180 ट्रायंगल का वेरीफाई है। और n इक्वल टू 3 कर लेते हैं तो ये हो गया 2 इंटू n 3 तो ले चुका 4 ना 24 माइनस 4 इंटू 90 8 में से 4 गया 4 गुना 90 360। तो देख रहे हैं कि ट्रायंगल वेरीफाई हो गया क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये फार्मूला सही है। क्या फार्मूला 2n माइनस 4 इंटू 90, ये टोटल का सम है। अब अगर हम ईच निकालने चले, ईच इंटीरियर तो सम मालूम है, अरे गिन लेंगे कितना है तो उसे डिवाइड कर देंगे। ईच इंटीरियर इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 के बट्टे में हम डाल देंगे n। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागन। सेप्टागन का बताना है कि क्या होगा ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेप्टा नहीं लेते हैं, ऑक्टागन लेते हैं। फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन मतलब साइड 8। तो देखिए अब क्या होने वाला है। फॉर्मूला यही है, भर देते हैं। 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 90 के बट्टा में 8 आएगा तो इस तरह से 2 गुना 8 16 से 12 हो जाएगा बटे 8 में 4 से 2 4 से 3 2 से 45 135 आ रहा है, तो 135 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, इंटीरियर है और ये क्या है, एक्सटीरियर है। दोनों का सम 180 हो रहा है। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला आपको बन रहा है कि ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन अब मैं लेने वाला था, कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक रोम्बस का प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ, शायद रोम्बस का प्रॉपर्टीज बाकी रह गया। रोम्बस क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसका ऑल साइड इक्वल है। रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसका ऑल साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड बराबर तो इसका भी होगा, इसका तो ऑल साइड बराबर ही है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर है इसलिए इसका भी अपोजिट एंगल बराबर होगा। उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसलिए इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, हम बना लेते हैं। एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। अब हम दो ट्रायंगल देख रहे हैं, दोनों ही ट्रायंगल को कन्वर्ट करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। अभी आप ट्रायंगल का नाम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कन्वर्ट होते समय वर्टेक्स का मिलान होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि AB जो है DA के बराबर है, BC जो है DC के बराबर है, गिवन चाहे साइड्स ऑफ रोम्बस लिख सकते हैं आप, और AC जो है कॉमन है। तो ये तो तीनों साइड ही इक्वल है, तब तो ये आसानी से हो जाएगा।
कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लेने वाले क्या है, मैटर ये करता है कि हम क्या लेने वाले हैं। तो हम ये लेने वाले हैं कि बाई एसएसएस क्राइटेरिया, ये जो ट्रायंगल है आपका एबीसी, नीचे ही लिखता हूं, कॉन्ग्रुएंट, ध्यान दीजिएगा, इधर ए बी है और इधर डी ए है, इधर ए सी का रिलेशन ए सी से है, बी सी का डी सी से है। अब क्या दिख रहा है, सी इधर है तो सी इधर है, मतलब सी का रिलेशन सी से हो रहा है, तो बी का किससे होगा, डी से होगा। तो ए का हो गया ए से, बी का हो गया डी से, सी का हो गया सी से। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी, तो सीपीसीडी से क्या होगा, तीनों साइड मिल गया तो आपको एंगल ही मिलने वाला है। तो एंगल डी बराबर एंगल बी लिखने से कोई फायदा नहीं है सीपीसीडी से, क्योंकि ये इसके बराबर मैंने पहले ही बता दिया है, ये एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है, इसलिए इसका भी अपोजिट बराबर होगा। तो डी बराबर बी और ए बराबर सी तो आप पहले से जान चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है। और दूसरा एंगल लिखते हैं, और क्या होगा, बी ए सी, बी ए सी बराबर डी ए सी, बी सी ए, बी सी ए बराबर, बी सी ए है तो डी सी ए होगा। जरा फिगर की तरफ गौर करें, बी ए सी और डी ए सी, बी ए सी ये एंगल बी ए सी इसके बराबर, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन यहां से गया है इस एंगल ए 2x को बाइसेक्ट कर दिया है। वैसे ही देखिए बी सी ए मतलब ये एंगल डी सी ए के बराबर, मतलब इसके बराबर, तो अगर ये y रहा होगा तो ये y, तो ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल AC जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या है AC, क्या आ रहा है A, क्या आ रहा है C, डायगोनल इंक्लूडेड एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो हमारा ये प्रॉपर्टीज मिला। बाकी का प्रॉपर्टी तो मैं पहले बोल चुका हूँ, जो स्पेशल है, जो बाकी सबसे अलग है, डायगोनल्स बाइसेक्ट इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड मतलब आप समझ पाए, बीडी, जैसे कोई डायगोनल बीडी है तो उसमें एंगल क्या इंक्लूड होगा, बी और डी, मतलब बीडी जो है एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसके हेल्प से आपको ये पता है कि अगर ये 50 है तो ये भी 50, तो ये भी 50-50 हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, दोनों बराबर कैसे कर दिए, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है, अपोजिट एंगल बराबर, तो एंगल ए का आधा एंगल सी के आधा के बराबर होगा। तो अगर ये 100 है तो एंगल सी भी 100 होगा, तो ये 50 होगा आधा, तो इधर 50 आधा। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि ये जरूर आपके समझ में आया होगा। डायगोनल बाइसेक्ट इंक्लूडेड रहेगा, ये समझ। नेक्स्ट लेते हैं, अब हम दोनों डायगोनल को खींच लेते हैं। जब हम दोनों ही डायगोनल को खींचेंगे तो कुछ इस तरह का टेढ़ा लाइन तो नहीं होगा, सीधा लाइन होगा, यहाँ पे ओ होगा। ठीक है, मालूम है कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल पैरेललोग्राम के खानदान से बिलोंग करता है ये। तो हमने डिसीजन लिया कि इसके बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि rhombus is also a parallelogram। और जब रोम्बस पैरेललोग्राम है तो रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसलिए पैरेललोग्राम का डायगोनल भी बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर OA बराबर OC आ जाएगा एंड OB बराबर OD आ जाएगा। OA जितना होगा OC उतना ही होगा, OB जितना होगा OD। डायगोनल बराबर नहीं होता, रोम्बस का डायगोनल बराबर नहीं होता है, तो पैरेललोग्राम का भी नहीं होता है, रोम्बस का भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे एक लिख लीजिए, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, इक्वल ले लेते हैं,
डायगोनल साथ नॉट इक्वल, अगर इसका डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर रोम्बस का डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोम्बस में क्या मिल जाए, रोम्बस में क्या मिल जाए कि वो स्क्वायर हो जाए, तो या तो उसका डायगोनल इक्वल कर लीजिए या एंगल 90 डिग्री कर लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। अगर रोम्बस है तो क्वेश्चन में दिया कि रोम्बस है और एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही बराबर ओसी होगी बराबर ओडी हो गया, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम इन दो ट्रायंगल को कन्वर्ट करने चले, बगल बगल वाले को, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल एओबी। तो आप कहिएगा कि सर डीओ बराबर बीओ, अभी अभी यहाँ से गिवन, फिर आप बोलिएगा ओए ओए कॉमन, फिर आप ये भी बोलिएगा सर एडी बराबर एबी तो हो सकता है क्योंकि रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है, तो ये साइड इसके बराबर क्यों नहीं होगा, होगा। और साइड्स ऑफ स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा। तो देख रहे हैं कि फिर से आपको तीनों साइड ही मिला, तो बाई एसएसएस क्राइटेरिया, बाई एसएसएस क्राइटेरिया ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल एओबी के, देयरफॉर एंगल जो एओडी है, एओडी एंगल एओबी के बराबर होगा बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से मिला हमें ये। अब आप देखते हैं कि जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो दोनों को ऐड करने पे 180 होगा। अब लिखिएगा कि एओडी प्लस एओबी इज इक्वल टू 180। एओडी एओबी बराबर ही है तो इसको एओडी ही रहने देते हैं और इसको एओडी कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि 2 एओडी मिल गया, कट जाएगा तो एओडी का वैल्यू क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो आप जैसे ही देखें कि एंगल एओडी 90 डिग्री आ रहा है और एओडी और एओबी बराबर है तो एओबी भी आपने लिखा कि 90 होगा। फिर आपका दिमाग घूमा, आप सोचे कि यहाँ 90 यहाँ 90, तो वर्टिकली से ये भी 90 और ये वर्टिकली से ये भी 90, चारों जगह 90 डिग्री बन गया। तो अब आपने क्या किया कि इस फिगर को अलग ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कहा कि मैंने डीएसी को यहाँ ले लिया, कहा कि ये एक एसी रहेगा और यहाँ पे एक डी रहेगा और यहाँ से जो ये आ रहा है और यहाँ पे 90 बनाएगा, यहाँ पे 90 बनाएगा। आपने इतना फिगर को यहाँ लिखा। अब आप क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे कि एसी पर डीओ परपेंडिकुलर है। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, डीओ परपेंडिकुलर एसी लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब एसी हमारा इस रोम्बस का डायगोनल है, उस पर डीओ परपेंडिकुलर है। अगर हम डीओ नहीं लिखते, यहाँ तक बढ़ा देते हैं, डीबी लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि डीबी परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे। तो हम क्या देखते हैं, डीबी क्या है, इसका डायगोनल है, एसी क्या है, इसका डायगोनल है। मतलब डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, किसमें, ठीक है। इसको मिटाना कैसे, तो एक और प्रॉपर्टी आ गया हमारा 1 2 यहाँ हो गया। तीसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो यहाँ कर गया है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें पता चला कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, कितना डिग्री पे करता है, 90 डिग्री पे। तो यार ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब हम इसे फिर से बनाते हैं इस फिगर को। ये रहा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ओ ले लिया। तो आप बोलिएगा ना कि ओ ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया,
Here triangle OAB is a right angled triangle। AOB क्या क्या राइट एंगल, तो पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने है AB स्क्वायर जो होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब AB को आपने AB ही लिखा, आपको मालूम है कि OA और OC बराबर होता है, तो OA को क्या लिख सकते हैं, AC का आधा। इसे हमने लिख दिया कि तुम AC/2 रहो, और इसे उसी तरह मैंने लिख दिया कि तुम BD/2 रहो। अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा सिंप्लीफाई करने पे। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलने वाला है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। LCM ले लेंगे तो ऊपर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये 4AB स्क्वायर में 4 बार तोड़ देते हैं। AB फिर से AB फिर से AB फिर से AB इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चारों साइड बराबर होता है, आपको पता है, तो AB को AB रहने दिए, इसको BC में चेंज कर दिए, इसको CD में चेंज कर दिए, तो AD में चेंज कर दिए। तो आपने क्या देखा, तो आपने देखा कि चारों साइड के स्क्वायर का सम जो होता है डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एक ये भी प्रॉपर्टीज हो गया, क्या हो गया, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स is equal to the sum of the square of its diagonals। तो आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिला, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। रोम्बस के बारे में तो हमने प्रॉपर्टी स्टडी कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग काइट का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उम्मीद रखिए कि ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी डिस्कस होगा विथ प्रूफ और काइट का होगा डिस्कस विथ प्रूफ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें इसे, ठीक है।